आज हम इस पीडीएफ में समझेंगे उपभोक्ता संतुलन के विचार को समझाइए। उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार से होता है? तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। आशय क्या समझेंगे? एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय, जो आय वह दे रहा है, जो रुपया खर्च कर रहा है वस्तु के लिए, और बाजार की कीमत से प्राप्त संतुष्टि को वह अधिकतम कर लेता है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों, असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। आवश्यकताएं असीमित है और साधन सीमित होते हैं, तो उपभोक्ता का उद्देश्य ऐसे समय पर अपने व्यय से, जो व्यय किया है उसने, पैसा ही नहीं, क्रय करने की शक्ति भी, अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तब उपभोक्ता कैसा होता है? संतुलन की स्थिति में आ जाता है। यानी अपने दिए हुए व्यय से बाजार की जो कीमत होती है, उस कीमत से वह जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है उसको ही उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने चयन को, जो चयन किया है, उसको वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है। उसने जो चीज़ खरीदी है वह सबसे बेस्ट है। वर्तमान परिस्थितियों में जो भी उसके आय के साधन हैं, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, उसमें उन परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है। और वह अपने व्यवहार में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान परिस्थितियों में भी परिवर्तन न हो जाए। जिस परिस्थिति में वह आवश्यकता जन्म ली थी, उस परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक उस वस्तु से वह संतुष्टि प्राप्त करते जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने के वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, तब तक वह संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध बताइए। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की परिभाषा हमने पढ़ी है। जब किसी वस्तु का हम लगातार उपभोग करते हैं तो अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और समस्त उपभोग की हुई सीमांत इकाइयों के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। तो दोनों के बीच संबंध किस प्रकार का है? पहला,
सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है। सीमांत उपयोगिता क्या बताती है? कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ है, चॉइस कितनी बड़ी है या कितनी कम हुई है। जबकि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग है, कितनी इकाइयों का उसने उपभोग किया उससे प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। दूसरा संबंध, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, अगली इकाई से और अधिक उपयोगिता प्राप्त जब होते चली जाती है, तो जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। किंतु कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है क्योंकि सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे जैसे अगली इकाई का उपभोग करते जाएंगे वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता कम होते जाएगी। इस प्रकार कुल उपयोगिता घटते जाएगी। तीसरा, पूर्ण तृप्ति बिंदु के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त इकाई कुल तृप्ति बिंदु के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जैसे पूर्ण तृप्ति बिंदु मैंने बताया था 15 है, 3 इकाइयों से 15 उपयोगिता प्राप्त हो रही है तो वह पूर्ण तृप्ति बिंदु पर आ जाता है। उसके बाद जो अगली इकाई प्राप्त होती है उस इकाई से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होते जाती है, परंतु कुल उपयोगिता घटने लगती है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। उपभोक्ता संतुलन पढ़ा हमने कि जब व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि अपने किए हुए व्यय से प्राप्त करने लग जाता है तो उसको उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो यह इसकी क्या क्या मान्यता है? पहली मान्यता है उपयोगिता का गणनावाचक ढंग से माप किया जा सकता है। उपयोगिता का गणनावाचक ढंग से किस प्रकार से माप किया जा सकता है कि जितनी इकाइयों का वह उपभोग कर रहा है, प्रत्येक एक एक इकाई में कितनी कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उसका माप किया जा सकता है। दूसरा, उपभोक्ता विवेकशील है। क्योंकि वो जब उपभोग कर रहा है तो उसकी रुचि बता रही है। उपभोक्ता विवेकशील है, वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। कम से कम व्यय करे और 1000 गुना उससे खुशियाँ प्राप्त करे, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तीसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर किस प्रकार से रहती है? वह जितनी मेहनत करके धन कमा रहा था उतनी ही मेहनत करके धन कमा रहा है, परंतु उससे जो उस नई आवश्यकता जन्म ले रही है, उस आवश्यकता की संतुष्टि करने में उसे अधिक कठिनाई से मुद्रा हासिल नहीं करनी पड़ रही है, उतनी मेहनत करना पड़ रही है। चौथा, वस्तुओं की कीमतों तथा उपभोक्ताओं की आय में, वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन नहीं होता। पांचवा, उपभोक्ताओं की पसंद स्थिर रहती है। छठवां, प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तुओं की उपयोगिता से स्वतंत्र होती है।
प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरे वस्तुओं की उपयोगिता से स्वतंत्र होती है। लास्ट यहाँ कट गया है यह बिंदु, इसको भी नोट कर लेंगे। उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रतिस्थापन, उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रतिस्थापन, कीमतों तथा उपयोगिता का पूर्ण ज्ञान होता है। उपभोक्ता को वस्तुओं के प्रतिस्थापन तथा कीमतों तथा उपयोगिता का पूर्ण ज्ञान होता है कि किस वस्तु के बदले कौन सी वस्तु प्रतिस्थापित की जा सकती है, कितनी कीमत उसे उसके लिए देना है और उससे कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी, इसका उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, मांग के विस्तार एवं मांग में वृद्धि, मांग के विस्तार एवं मांग में वृद्धि के अंतर को बताइए। तो मांग के विस्तार, मांग विस्तार जिसे कहा जाता है, पढ़ेंगे हम। पहला क्रमांक, दूसरा मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि। मांग के विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है? पहला अंतर समझते हैं हम। यह एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातों के समान रहने पर केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग विस्तार क्या है? ऐसी दशा अन्य बातों के समान रहने पर केवल कीमत में कमी, अन्य बातें समान है और कीमत में कमी हो जाए तो उसके कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसका अंतर। मांग में वृद्धि क्या है? यह एक ऐसी दशा है, कौन सी दशा है? जिसमें कीमत के अतिरिक्त, मांग विस्तार में केवल कीमत में वृद्धि हो रही थी, कीमत में कमी हो रही थी। इसमें कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों के कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इसमें केवल कीमत में वृद्धि के कारण, कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ जाती, और इसमें कीमत के अतिरिक्त अन्य घटक के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, इसका अर्थ है वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग, वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग। इसका अर्थ है वस्तु की उसी कीमत पर अधिक मांग। इसमें कम कीमत हो रही है तब मांग बढ़ रही है, इसमें कीमत वही है, अधिक मांग हो रही है तथा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मांग। कीमत भी बढ़ जाए तो भी उतनी ही मांग रहेगी। जैसे वर्तमान परिस्थितियों में मोबाइल की आवश्यकता, पढ़ाई के लिए मोबाइल की आवश्यकता पड़ रही है, तो वस्तु की उसी कीमत पर मांग वही है, ऊंची कीमत हो जाने पर भी उतनी ही मांग है। जबकि कम होना था, कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, परंतु मांग वृद्धि में कीमत कम नहीं होती और मांग विस्तार में वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग होती है। तीसरा, मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर संचलन होता है। मांग वक्र में वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर संचलन होता है
और मांग में वृद्धि पर मांग वक्र दाएं से ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। पांचवा, मांग वक्र नहीं बदलता और मांग में वृद्धि में मांग वक्र बदल जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मांग का संकुचन एवं मांग में कमी में अंतर। मांग का संकुचन क्या है और मांग में कमी में अंतर। तो पहला अंतर, मांग का संकुचन और, या लिख नहीं पाए लिख लेना, मांग में कमी। में अंतर, यह एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। यह एक ऐसी दशा है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। दूसरा, इसका अर्थ है वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम होना। वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम होना, इसका अर्थ है वस्तु की उसी कीमत पर कम मांग अथवा कम कीमत पर वस्तु की उतनी मांग। वस्तु की उसी मांग पर कम मांग अथवा कम कीमत पर वस्तु की उतनी मांग होना। फिर मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर संचलन होता है। मांग वक्र इसमें मांग संकुचन में नीचे से ऊपर की ओर संचलन होता है और मांग में कमी में मांग वक्र बाएं से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। मांग वक्र नहीं बदलता और इसमें मांग वक्र बदल जाता है। तो लगभग समान ही है। मांग का विस्तारण, मांग में वृद्धि में अंतर, और मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर। अगला प्रश्न, तटस्थता वक्र क्या है, संक्षेप में समझाइए। कि तटस्थ उपभोक्ता कब हो जाता है? तो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को व्यक्त करने वाले वक्र को तटस्थता कहते हैं, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनमें विभिन्न तटस्थ वक्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है, वह तटस्थता मानचित्र वक्र कहलाते हैं। वस्तु ये दो है, उपयोगिता दोनों वस्तुओं की समान है। दोनों वक्र को मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है क्योंकि दोनों में संतुष्टि एक जैसी प्राप्त हो रही है। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न उदासीन वक्रों, भिन्न भिन्न वक्रों को दर्शाने वाले विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह उदासीनता मानचित्र कहलाता है। तटस्थता वक्र उपभोक्ता की पसंद तथा प्राथमिकता के पूरे विवरण को प्रदर्शित करते हैं। यह संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को व्यक्त करते हैं तथा इनमें कई तटस्थता वक्र
होते हैं। देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये है ओ बिंदु, ओ एक्स पर मांग की मात्रा दिखाई गई है और ओ वाई पर कीमत दिखाई गई है। तो मांग की मात्रा कीमत पर निर्भर होती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाती है वैसे वैसे मांग भी बढ़ते जाती है। ये डी वक्र मांग वक्र दर्शा रहा है। तो वो बिंदु है एक्स, इस पर मांग की मात्रा दिखाई गई है। दूसरा वाई, ओ वाई पर कीमत दिखाई गई है। वस्तु की कीमत जितनी है मांग भी उतनी है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे ही मांग भी बढ़ते जाती है। उपभोक्ता चित्र में दिखाया गया है वस्तु एक तथा दो के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न वक्र संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। प्रत्येक ऊंचा तटस्था वक्र उपभोक्ता ऊंचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। जो तटस्था वक्र मूल बिंदु से जितना दूर होगा वह संतुष्टि के उतने ही ऊंचे स्तर को व्यक्त करेगा। अगला प्रश्न, मांग नियम तथा मांग की लोच में अंतर बताइए। तो मांग नियम क्या है? मांग नियम को अच्छे से समझना है। मांग नियम एक गुणात्मक कथन है, गुणाओं का कथन है। क्यों गुणाओं का कथन है? जैसे जैसे जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले परिवर्तन को दिशा का बोध कराता है। मांग में जैसे जैसे वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, मांग में भी उसी प्रकार परिवर्तन होगा, तो इसकी दिशा का बोध मांग का नियम प्रदर्शित करता है। जबकि मांग की लोच एक परिणात्मक कथन है। मांग नियम गुणात्मक कथन है और मांग की लोच परिणात्मक कथन है, परिणाम दिखाता है, जो मांग के नियम में होने वाले परिवर्तन की मात्रा का माप करता है। मांग के नियम में होने वाले परिवर्तन की मात्रात्मक माप प्रस्तुत करता है। दूसरा, मांग का नियम सामान्य दशाओं में सदैव कीमत और मांग के विपरीत संबंध का सूचक है। कीमत और मांग के विपरीत का संबंध सूचक है मांग नियम, जबकि मांग की लोच धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। परिणाम धनात्मक और परिणाम ऋणात्मक भी आ सकते हैं, मांग की लोच दिखाती है। तीसरा, मांग का नियम केवल कीमत मांग के संबंध को स्पष्ट करता है, जबकि मांग की लोच के द्वारा आय, संबंध, वस्तु आदि में होने वाले परिवर्तनों को भी मापा जा सकता है। मांग नियम केवल कीमत मांग के संबंध को स्पष्ट करता है और मांग की लोच आय, संबंध, वस्तु आदि में होने वाले परिवर्तनों को भी मापना संभव है।
तटस्थता वक्र की विशेषताएं समझाइए। लास्ट, तटस्थता वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तटस्थता वक्र समान कब होता है? उपभोक्ता संतुलन में कब आता है? नीचे की ओर ढलती हुई होना। मांग वक्र माने मांग जब नीचे की ओर ढलती हुई होना तब तटस्थ रहेगा उपभोक्ता। ऊंची तटस्थता वक्र होने पर अधिक संतुष्टि। तटस्थता वक्र खूब अधिक ऊंचा हो तब भी माने जो है संतुष्टि अधिक प्राप्त होगी। तीसरा, वक्र एक दूसरे को नहीं काटता, क्योंकि अलग अलग जो वस्तु है वो अलग अलग उपयोगिता दे रही है, इसलिए कोई भी वक्र एक दूसरे को नहीं काटता, एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करता। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता। धन्यवाद। कल अगले पीडीएफ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चलेंगे हम, जिसमें मांग का अर्थ बताइए एवं इसे प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए। तो आज का होमवर्क है मांग नियम तथा मांग की लोच में अंतर बताइए। मांग नियम तथा मांग की लोच में क्या अंतर होता है? धन्यवाद। प्रणाम।